बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर। अब क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर के हवाले से आप पहले एक टर्म जो है वो पढ़ चुके हैं कि बेसिकली जो एक सेट क्रोमोसोम्स का एग्जिस्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए, दैट इज़ डिनोटेड एज एन। उसको हम उसका हैप्लॉइड नंबर भी कहते हैं, या क्रोमोसोम का एक सेट उसको हम कह सकते हैं। नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर डबल सेट एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ 2n नंबर या डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर आप उसके बाद पॉलीप्लॉइडी के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि रेयरली जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे रोटीफर्स हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर 2 से ज़्यादा सेट एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम पॉलीप्लॉइडी का नाम देते हैं। और पॉलीप्लॉइड्स के बारे में हमने यही सिर्फ पढ़ा था कि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहती, इसलिए वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर के हवाले से हम कह सकते हैं, उसमें एक तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर अगर क्रॉसिंग ओवर या उसके दौरान में कुछ उनके स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीली आ जाए या उसकी वजह से कुछ वेरिएशंस आ जाएं, एक तो वो रीज़न हो सकती है। सेकेंडली ये है कि क्रोमोसोम के नंबर में या उनके स्ट्रक्चर में कोई ऐसी चेंज जिसको हम म्यूटेशंस के नाम से पढ़ चुके हैं, वो पॉइंट म्यूटेशंस भी हो सकती हैं और वो मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे भी हो सकती हैं, जैसे इंसर्शंस हैं, ट्रांसलोकेशंस हैं, डिलीशंस हैं, या उनके अंदर मुख्तलिफ इस तरह की कैटेगरीज जो इंक्लूड की जाती हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिकली जो एक जीनोम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में आप कैसे जान सकते हैं कि उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये टॉपिक देखेंगे, डिटेक्टिंग नंबर एंड स्ट्रक्चर चेंजेस, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 114। Biologists use modern tissue culture techniques to obtain large number of rapidly dividing cells so that they can examine the chromosomes of humans and other animals. यानी साइंटिस्ट या जेनेटिस्ट बेसिक जो तरीका इख्तियार करते हैं किसी भी एनिमल या किसी ऑर्गेनिजम्स के जीन्स के बारे में जानने का, या उनके जीन मैपिंग के बारे में, या उसके डिफरेंट जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना होती है, उसके लिए वो टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स या इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें किसी भी एक सेल जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट करके फिर उनको जो है वो स्टेन करके स्लाइड्स बनाकर उनकी स्टडी की जाती है। प्रिपेयरिंग एंड एग्जामिनिंग द स्लाइड्स एंड फोटोग्राफ ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। कैरियो तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस से रिलेटेड वर्ड है, तो इसमें यह है कि अमूमन जो वो टिश्यू कल्चर तैयार करते हैं, जो सेल्स की मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट करते हैं, उनमें से कुछ सेल्स को लेकर मेटाफेज की स्टेज के ऊपर जब वो डिवाइड कर रहे हैं, मेटाफेज की स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, उस दौरान में उनकी जो है वो स्लाइड्स बनाकर उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले लेते हैं। In karyotyping, a small quantity of blood taken from the subject or from the umbilical vein of the fetus is cultured in medium that promotes the rapid division of certain white blood cells. अब तरीका बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जिस भी चीज़ के बारे में वो स्टडी करना चाहते हैं, आइदर वो कोई पोस्टनेटल ऑर्गेनिज्म यानी कोई ऐसा एडल्ट फॉर्म में है या कोई ऐसा जो न्यूनेटल है उस फॉर्म में भी स्टडी किया जा सकता है, या इवन जो वोम के अंदर यानी मदर के अंदर डेवलप करता हुआ कोई एम्ब्रियो है उसके बारे में भी स्टडी की जा सकती है, उसकी भी जीन मैपिंग की जा सकती है। अब डिपेंड करता है कि वो सेल्स कहाँ से लेने हैं। अगर फीटस के बारे में स्टडी करनी है तो अम्बिलिकल कॉर्ड से लिए जा सकते हैं, अम्बिलिकल वेन्स में से सेल्स लिए जा सकते हैं, और अगर एडल्ट की करनी है तो बॉडी के किसी भी पार्ट में से लिया जा सकता है। अदरवाइज़ जो भी तरीका हो, सेल्स अटेन करने के बाद उनको एक स्पेशल मीडियम में ग्रो करवाया जाता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट की जाती हैं। द सेल्स आर किल्ड, अप्लाइड टू अ स्लाइड एंड स्टेन्ड। उसके बाद जो है आपके पास एक मल्टीपल कॉपीज़ आ गई हैं एक किस्म के सेल्स की, उसमें से आप कुछ सेल्स लेकर उनको स्लाइड प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। वेल स्प्रेड मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर एनालाइज्ड बाय कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स और फोटोग्राफ्ड। उसके बाद वो जो मेटाफेज के ऊपर जो एग्जिस्ट करता हुआ एक सेल है या न्यूक्लियस है, उसकी आप फोटोग्राफ्स जब ले रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरह के इमेजेस क्रोमोसोम्स के उसके बाद कंप्यूटर एड्स से उसके अचीव किए जा सकते हैं, उसकी फिल्म्स बनाई जा सकती हैं। Images of homologous chromosomes are arranged in order of decreasing size by centromere position and by banding patterns and then numbered 1 to 22 plus x and y। जिस तरह से हमें इस फिगर में भी दिखाया गया है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ह्यूमन का जीनोम जो है उसको 1 से लेकर 22 तक ऑटोसोम्स और फिर x और y क्रोमोसोम्स, इन सब को जो है वो एक लिहाज से तरतीब दे दी गई है या एक जीन मैप बना लिया गया है। इसमें जो रूल फॉलो किया जाता है वो उसके
डिक्रीजिंग साइज़ की बेस के ऊपर, यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह के जो ऑर्डर्स यूज़ कर लिए जाते हैं। फिर उनके बैंडिंग पैटर्न्स यानी लाइट और डार्क बैंड्स या इस तरह की टेक्निक्स भी यूज़ कर ली जाती हैं उनको सॉर्टिंग करने के लिए। तो इसमें जो एक तरह के मिलते जुलते होते हैं क्रोमोसोम्स, यानी जिनको हम होमोलोगस पेयर कहते हैं, उनको साइड बाय साइड अरेंज कर लिया जाता है। तो ये एक पूरे ह्यूमन सेल का एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर उसकी कैरियोटाइपिंग कर ली गई है, जिसमें हम देख सकते हैं 1 से लेकर सीक्वेंस में 22 तक क्रोमोसोम्स उनके डिक्रीजिंग साइज़ के ऑर्डर में पड़े हुए हैं। और हमारे पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। Arranging the chromosome in numbered homologous pairs allows the biologist to detect changes in the expected structure and number of chromosomes। उसके बाद हमारे पास एक ये पिक्चर आ गई है जिसको हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड पिक्चर है एक जीनोम की। तो इसमें अगर फ़र्ज़ करें किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी हमारे पास स्टडीज़ के अंदर अगर इस मैपिंग में कोई चेंज हमें ऑब्ज़र्व करने को मिलती है, हम कंपेयर कर लेते हैं उस हमारा जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है उसकी मैपिंग को इस मैप के साथ, तो हमें फ़ौरन जो डिफरेंसेस नज़र आते हैं तो हम उससे असर्टन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 5 में हमें कोई चेंज नज़र आती है जो यहाँ पे ऐसा स्टैंडर्ड पैटर्न हमें दिखाया गया है, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंटल मॉडल में इससे थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, तो फ़ौरन हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 5 के लेवल के ऊपर फ्ला जीन के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी जो है वो अकर करती है, या यहाँ पे कोई डिलीशन हो गई है, इंसर्शन हो गई है, या ट्रांसलोकेशन, या जो भी हमें पैटर्न वो अलाउ कर देता है उसके बारे में देखने के लिए, तो हम जज कर सकते हैं कि इसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं। Karyotyping is used to diagnose the changes in chromosome numbers and chromosome structure in both fetuses and postnatal individuals। अब ये वाली टेक्निक्स जो हैं वो इक्वली कामयाब हैं कि अगर एम्ब्रियोज़ की स्टडी करना चाहते हैं, यानी अभी वो जो बर्थ नहीं हुई है उससे पहले ही अभी बेबी डेवलप कर रहा है, उसकी भी इवन जीन मैपिंग करके पता चलाया जा सकता है कि जेनेटिकली ये नॉर्मल है या इसके जो जीन्स हैं इनके अंदर या इनके क्रोमोसोम नंबरिंग में या इनके साइजेस में कोई डिफरेंस है या कोई अबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। तो पैदाइश से पहले भी यानी इवन जज किया जा सकता है कि जो फीटस है या जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अंदर जीन्स जो है वो सही हैं या उनके अंदर कोई ना कोई पैटर्न डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। चेकिंग द नंबर ऑफ बार बॉडीज प्रेजेंट इन द epithelial cells detect changes in the number of X chromosomes, यानी उसके बाद जो है वो बार बॉडीज़ की तादाद देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि X क्रोमोसोम की तादाद कितनी है और इसकी सेक्स की डिटर्मिनेशन क्या हो सकती है वो भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। द नंबर ऑफ़ बार बॉडीज़ इज़ ऑलवेज 1 लेस दैन द नंबर ऑफ़ X क्रोमोसोम्स। फिर हम ये भी पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली हमारे पास जो एक फ़ीमेल एग्जिस्ट करेगी या एक बॉडी होगी उसमें हमेशा जो क्रोमोसोम है X जितने होने चाहिए उनमें से एक तादाद कम होगी, यानी बार बॉडी एक तो कम से कम X क्रोमोसोम जो है उसकी जगह बार बॉडी आ जाएगी और दूसरा एक X क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कॉम्बिनेशन हमें अचीव होता है इस तरह का, तो हम ये कहते हैं कि इसमें से एक बार बॉडी की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, एक क्रोमोसोम हमारे पास X की फॉर्म में मौजूद होगा। तो हम ये कहते हैं कि बार बॉडी हमेशा एक कम होती है X क्रोमोसोम से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ले लेते हैं कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास 3X क्रोमोसोम्स हैं, एक हमारे पास बार बॉडी होगी और 2X क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते होंगे। सो ऑन हमारे पास जितने भी इतने ले लें तो हमारे पास एक बार बॉडी है और 3X क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते होंगे। तो बार बॉडी हमेशा एक कम होगी टोटल X क्रोमोसोम से, यानी 4 में से 3X क्रोमोसोम्स होंगे X और एक हमारे पास बार बॉडी के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो बार बॉडीज़ की स्टडी के लिए भी ये काम आ सकती हैं ये वाली जो जेनेटिक टेक्निक्स हैं। Therefore, a female with no bar body is a female with is XX, and a female with 2 bar bodies is triple X, and a male with 1 bar body it has 2 or more X's as well as a Y। यानी इसमें बेसिकली डिटरमिन करना आसान हो जाता है कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि एक फ़ीमेल जो कॉम्बिनेशन आया है उसमें हमारे पास XX है, तो हम सिंपली एज्यूम करेंगे कि एक X क्रोमोसोम है और एक बार बॉडी है। इसी तरह से हमारे पास अगर 2 बार बॉडीज़ एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे एक X है और 2 बार बॉडीज़, ये है फीमेल लेकिन इसके अंदर से बार बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से एक X क्रोमोसोम्स और 3 बार बॉडीज़, इस तरह का सिचुएशन हो सकती है। और मेल्स के अंदर भी सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन ये अब नॉर्मल बेसिकली वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर जो है वो वेराइटीज़ पाई जाती हैं, वेरिएशंस पाई जाती हैं नॉन डिस्जंक्शन की वजह से। यानी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास मेल के अंदर ये सिचुएशन है नॉर्मल, उसके बाद ये सिचुएशन भी एग्जिस्ट कर सकती है, इसमें एक बार बॉडी होगी और एक X क्रोमोसोम होगा और एक Y क्रोमोसोम होगा उसके अलावा। तो ये डिफरेंट तरह की बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम मुख्तलिफ़ तरह की जजमेंट्स के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा बेसिकली टॉपिक वेरिएशन इन नंबर का।
Changes in chromosome number may involve entire set of chromosomes as in polyploidy which was discussed earlier. A second term जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं polyploidy के अलावा that is aneuploidy. अब polyploidy और aneuploidy में एक फ़र्क समझना जो है वो ज़रूरी है. हमारे पास एक सिंगल सेट जिसको हमने 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहा था, ये हैप्लॉइड कंडीशन होती है जो कि गमीट्स के अंदर अमूमन एग्जिस्ट करती है. एक कंडीशन हमने देखी जो कि नॉर्मली मोस्टली ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ डिप्लॉइड स्टेज. और एक हमारे पास जो है वो इसके मल्टीपल होते हैं, यानी हमारे पास फ़र्ज़ करें कि 4 क्रोमोसोम्स हैं टोटल. हमारे पास 4 के जो हमारे पास कंडीशन है ये हमारे पास उसका 1n नंबर है. अगर इसी का डबल सेट हमारे पास मौजूद है, यानी ये क्रोमोसोम जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कि उसकी 2 कॉपीज़ हैं, एक पेरेंट से ये आई हुई है और एक पेरेंट से ये, इसी तरह से ये एक पेरेंट से ये पेरेंट. तो टोटल आपके पास 8 क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं. इन क्रोमोसोम नंबर 1 and 2 and 3 and 4 इसमें आपके पास डबल कॉपी मौजूद है, यानी हर पेरेंट से आई हुई एक कॉपी मौजूद है. इसको हम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं. लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये 4 की बजाय जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं. इसके 2 सेट्स की बजाय यानी 2n की बजाय वो 3n 4n 5n, उसको हम पोलीप्लॉइडी की कंडीशन कहते हैं. तो इसमें हमारे पास मल्टीपल सेट्स बेसिकली मौजूद होते हैं, यानी 2 सेट नहीं हैं, 2 की बजाय उससे ज़्यादा सेट्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ पोलीप्लॉइडी. इसको हम जो है वो एक और टर्म में लेते हैं, लेकिन इसके बरक्स हम स्टडी कर रहे हैं जिसको हम एनियोप्लॉइडी का नाम दे रहे हैं. एनियोप्लॉइडी का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें 2n नंबर जो है वो हमारे पास 8 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है. तो इसमें हमारे पास 2n+1 हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है 8+1, यानी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है. टू पूरा सेट मल्टीप्लाई नहीं हुआ, पूरा सेट एडिशनल कोई नहीं आया, बल्कि एक क्रोमोसोम फालतू आ गया है. इस तरह से 2n-1 हो सकता है, यानी 8-1. इसके टोटल 8 होने चाहिए थे क्रोमोसोम्स, लेकिन उसमें से कोई एक डिलीट हो गया है, कोई एक जो है वो मिसप्लेस हो गया है, उसकी वजह से टोटल क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम हो गया है 8 में से. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बेसिकली एनियोप्लॉइडी. तो ये भी चेंजेस इन नंबर के ही हवाले से हम लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बेसिकली टोटल नंबर में से या तो कुछ एक आध का इजाफा हो गया है या फिर उसमें कमी वाक़ हो गई है. तो ये बेसिकली एग्जांपल हमारे पास नॉन डिसजंक्शन की आती है, जिसमें हम देखते हैं कि मियोसिस की मुख्तलिफ फेजेस, चाहे वो मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2 हो, उस स्टेज के ऊपर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं और सेंट्रोमियर पर जुड़े रह जाते हैं और एक ही गैमीट में शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरा गैमीट जो है वो खाली रह जाता है. इसकी वजह से ये होता है कि ये यहाँ पर जहाँ पर नॉर्मल हमारे पास नंबर आना चाहिए था, उसकी बजाय जो है वो एक गैमीट के अंदर डबल हो जाते हैं और एक गैमीट बिल्कुल जो है वो स्पेयर रह जाता है. Aneuploidy on the other hand involves the addition or deletion of one or more chromosomes, not entire sets. Addition of one chromosome to normal 2n chromosome is called 2n+1, यानी 2n+1 जिसमें एक एडिशनल आ गया है आपके पास क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी की कंडीशन. ट्राइसोमी का मतलब ये है कि हमारे पास बेसिकली टोटल जो थे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें एक इजाफा हो गया है. तो एक क्रोमोसोम, जाहिर बात है कि 8वां जो हमारे पास 8 है क्रोमोसोम, उसमें हम कह सकते हैं 1 2 3 4 जो हमारे पास नंबरिंग थी, उसमें से शायद चौथे के साथ जो पहले 2 क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट कर रहे थे, इसमें चौथे वाले के साथ एक का इजाफा हो गया है. या थर्ड क्रोमोसोम जो 2 मौजूद थे या 2, जो भी इनमें से डबल कॉपी थी हमारे पास, उसमें किसी न किसी एक के साथ कोई एक इजाफी क्रोमोसोम आ गया है, इसलिए हम उसको ट्राइसोमी का नाम देते हैं, यानी कोई एक फालतू क्रोमोसोम हमारे पास मौजूद है. उसके बरक्स जो हमारे पास ये 2n-1 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसको हम मोनोसोमी से डिनोट करते हैं. मोनोसोमी का मतलब क्या है कि इस जो 8 में से हमारे पास 4 पेयर्स थे, 4 पेयर्स में से किसी एक का एक पार्टनर जो है वो मिसिंग हो गया है. तो 3 जो पेयर्स हैं वो पूरे हैं, चौथे का एक पार्टनर मिसिंग है, इसलिए हम उसको मोनोसोमी से डिनोट कर देते हैं. Addition of one chromosome to the normal 2n chromosome is trisomy, whereas the deletion of chromosome from the normal 2n number is called 2n-1 is the monosomic condition. Errors during meiosis usually cause the aneuploidy, यानी ये नॉर्मली ये होता तभी है जब मियोसिस के कंडीशन में गैमीट्स फॉर्मेशन हो रही होती है और गैमीट्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होकर उस गैमीट के अंदर नहीं जा पाते जहाँ से वो मुतालिक होते हैं, सेंट्रोमियर पे जुड़े ही रह जाते हैं और एक ही गैमीट में सारे के सारे शिफ्ट हो जाते हैं. Non-disjunction occurs when the homologous pair fails to segregate during meiosis 1 or when chromatid fail to separate at meiosis 2. Gametes produced are either deficient of one chromosome or have an extra chromosome. यानी इसमें हम देख रहे हैं टोटली कि हमारे पास अगर
कंडीशन हमने देखी है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि एक्स क्रोमोसोम एक गैमीट में जाना चाहिए था, वाई क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में जाना चाहिए था, लेकिन फॉर द रीज़न ऑफ नॉन डिसजंक्शन वो दोनों एक ही गैमीट में चले गए हैं और दूसरा खाली रह गया है। तो इसमें यह है कि इसमें एडिशनल कॉपी चली गई है और इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि कोई भी कॉपी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये मोनोसोमिक कंडीशन हो जाएगी आगे जाकर और ये हमारे पास ट्राइसोमी की कंडीशंस जनरेट कर देगा। If one of these gametes is involved in fertilization with the normal gamete, the monosomic or trisomic conditions generate. ट्राइसोमी 21 एक एग्जांपल है हमारे पास ट्राइसोमी 21 की, जिसको हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। अब ट्राइसोमी 21 से क्या मुराद है हमारे पास कि बेसिकली जो हमारे जीनोम के अंदर ये एग्जिस्ट करता है 1 से लेकर हमने जो जीन मैपिंग कर ली हुई है 22 तक ऑटोसोम्स की, और ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हम देख सकते हैं। इसमें हम कह रहे हैं 21 क्रोमोसोम जो नंबर है हमारे पास, वहाँ पे 2 की बजाय हमारे पास 3 कॉपीज़ एक जीन की एग्जिस्ट कर रही हैं। इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी, यानी 3 कॉपीज़ आ गई हैं आपके पास एक जीन की। तो इसको हम 21 क्रोमोसोम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं, या नॉर्मली इस डिजीज़ को डाउन सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। ट्राइसोमी और डाउन सिंड्रोम इज़ अ ह्यूमन ट्राइसोमिक कंडीशन इन्वॉल्विंग क्रोमोसोम नंबर 21। सिम्टम्स इंक्लूड द शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स, यानी इसमें आपने डाउन सिंड्रोम वाले कुछ बच्चों को या कुछ ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया भी होगा शायद, जिसमें उनके कद छोटे होते हैं, माथे चौड़े, आंखें उनकी स्पेशल होती हैं जिसमें फासले पे या इस तरह की, और उनमें राल बहती हुई उनके मुंह से, या उनका जो मेंटल लेवल है वो दूसरों के मुकाबले में कम ऑब्जर्व किया होगा आपने। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस उनके अंदर जो डाउन सिंड्रोम की कंडीशन होती है, जिसकी वजह बेसिकली ये है कि उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो इजाफी उनके अंदर आ जाता है 21 क्रोमोसोम के साथ। सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स, शॉर्ट स्टेचर यानी उनके कद भी छोटे होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड शॉर्टन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अमूमन जो है वो इनमें सर्वाइवल रेट कम होता है, छोटी ही एज में इनकी जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। मैटरनल एज एंड पॉसिबली द paternal age are important factors in the frequency of non-disjunction of these or possibly other chromosomes। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर आज तक स्टडी किया गया है वो है मदर की एज से रेलेवेंट। मदर की एज के मुताबिक जो है वो इसके अंदर ट्राइसोमिक कंडीशंस जो है वो प्रिवेल करती हैं, यानी एक जो नॉर्मल एज है चाइल्ड बर्थ के लिए या विमेन के लिए, women between the age of 35 to 39 are 7 times more likely to have a Down syndrome दैन द एजेस ऑफ 15 to 19। यानी एक यंग जो मदर है जिसमें 15 to 19 एज की एक मदर है, उसके अंदर चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी उसके अंदर नॉर्मल पैटर्न्स होते हैं। लेकिन अगर मदर की एज बढ़ती जाए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 35 to 39 ईयर्स की एज हो चुकी है और उस वक्त कोई बच्चा आता है तो उसमें 7 टाइम्स चांसेस बढ़ चुके होते हैं डाउन सिंड्रोम के या इस तरह की ट्राइसोमिक कंडीशन के। द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज फॉर द increases more than 40 to 45 years old women and 50 times over the age of 45। यानी जिस तरह से एज बढ़ती जाएगी मदर की, उसी तरह से चांसेस भी बढ़ते जाएंगे कि उसके अंदर ये नॉन डिस्जंक्शन की सिचुएशन या एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है उनके बेबीज़ में। This is important consideration for couples who, for various reasons, delay having children. Other aneuploid conditions usually result in severe consequences involving the मेंटल रिटार्डेशन एंड स्टेरिलिटी। अब उसमें ये तो हमारे पास एक एग्जांपल ऐसी है जिसके अंदर जो है वो चाइल्ड बर्थ हो जाती है या उसमें सर्वाइवल जो है वो कुछ उम्र तक वो सर्वाइव कर भी जाते हैं। लेकिन अगर वेल फर्स्ट किसी दूसरे क्रोमोसोम के अंदर इस तरह की सिचुएशन ये ट्राइसोमी की या नॉन डिस्जंक्शन की वजह से मोनोसोमिक कंडीशन जनरेट हो जाती है, तो उसमें सर्वाइवल डिपेंड करता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। उसमें मुख्तलिफ और तरह की सिचुएशन स्वेयर कंडीशंस भी आ सकती हैं, फैटल भी हो सकती हैं। इवन वो ऑर्गेनिज्म जो पैदा होता है वो स्टीराइल यानी उसमें आगे कैपेबिलिटी नहीं होती है रिप्रोडक्शन की, मुख्तलिफ सिचुएशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब हम आते हैं वेरिएशन इन स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर से मुराद बेसिकली हम ये लेंगे कि एक जो क्रोमोसोम हम एक टाइम पे स्टडी कर रहे हैं उसका एक एक्चुअल जो साइज़ है, यानी उसमें मुख्तलिफ तरह के जो जीन्स मौजूद हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं और इसी तरह से वो अपने जो अदले डॉटर सेल्स हैं उनको ऐसे ही ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, लेकिन बिलफर्ज उसमें मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस हम फेस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डिलीट हो जाते हैं कुछ पोर्शन, जैसे हम ABCDEFGH लाइक सिचुएशन ये नॉर्मल देख रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि किसी वजह से, किसी म्यूटेशन या किसी म्यूटेंट एजेंट की वजह से क्या होता है, इसके अंदर से जीन जो हाईलाइट किया गया है वो स्किप हो जाता है, जीन D जो है वो अपनी जगह से हट जाता है और ये एक इनकम्प्लीट सा क्रोमोसोम हमारे पास ट्रांसमिट होता है, जिसमें से
अब हमारे पास एक जीन मिसिंग है, इसका मतलब है इससे रेलेवेंट जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो प्रोटीन्स होंगी, जो भी इसका रिजल्ट होगा वो हमारे पास मिसिंग होगा उस बॉडी के अंदर। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जीन्स की डबल कॉपीज़ आ जाएं, जैसे यहाँ हमारे पास BC जहाँ पे हाईलाइट किया गया है, हम इसकी देखते हैं कि जब कॉपी बनेगी या ये ट्रांसमिट होगा डॉटर सेल में तो इसकी डबल कॉपीज़ आ जाएंगी। BC 2 दफ़ा रिपीट कर दिया गया है इसको। इसका मतलब क्या है कि ये डुप्लीकेट फॉर्म में हमारे पास आ गया, इजाफी आ गया। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात नहीं होते, ये है कि हमारे पास इजाफी कुछ इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, डबल एक्सप्रेशन हो जाएगा, प्रोटीन ज़्यादा जनरेट हो जाएंगी। एक सिचुएशन ये भी होती है कि जीन जो नॉर्मल पोजीशन में ABCD सीक्वेंस में मौजूद हैं ये इन्वर्ट हो जाए, उल्टा हो जाए, यानी यहाँ से ये दोनों पॉइंट से टूटे और ये उल्टा अटैच हो जाए अगर इस पॉइंट पे। इसमें हम देख सकते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसको हम इन्वर्जन का नाम देते हैं। इसमें तरतीब जो है वो बदल चुकी है, ADCB की फॉर्म में आ गई है। इसी तरह से कुछ ऐसे फॉर्मेशंस होती हैं जिसमें दो क्रोमोसोम जो है वो साइड बाय साइड मौजूद हैं, वो आपस में पार्ट्स को जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका मतलब है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि ये अपना पार्ट देगा और उससे पार्ट ले लेगा। तो दोनों जो पार्टनर्स हैं वो अगरचे एक दूसरे से मैच नहीं करते, लेकिन वो जो है वो बाय चांस किसी म्यूटेंट की वजह से जो है वो अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं जो उनसे रिलेट नहीं भी कर रहे। तो ये क्रॉसिंग ओवर से उसको कंफ्यूज नहीं करना हमने, क्योंकि ये टोटली दो डिफरेंट किस्म के क्रोमोसोम्स हैं। इसमें AB जीन एग्जिस्ट करते थे, इस सीक्वेंस में मौजूद थे, इन्होंने अपनी जीन्स जो है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम को देकर उससे उसका पोर्शन जो है वो ले लिया है। इसको हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का नाम दे रहे हैं। अब इसमें भी बेसिकली जीन्स तो सारे ही मौजूद हैं, इसमें एक्सप्रेशन के लेवल के ऊपर जाकर या जो सर्वाइवल है उसके लेवल पे जाकर कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी मौजूद है तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं और वहाँ पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास है वेरिएशन इन स्ट्रक्चर। The cell has a variety of protective and repair systems. DNA are remarkably stable molecule, however, does change. Cytologically invisible changes are point mutations, यानी जिसमें एक एक छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड के लेवल के ऊपर चेंज आ जाए उसको हम पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं। अदर चेंजेस में ब्रेक इन द क्रोमोसोम, यानी ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये बड़ी बड़ी ब्रेक्स होती हैं जिसमें पूरा का पूरा जीन जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, एक से ज़्यादा जीन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या इवन हाफ से लेकर उसका ज़्यादा पोर्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है एक क्रोमोसोम का, जिसमें ब्रेकेज आ जाती हैं और उनमें मुख्तलिफ सूरत हाल डिलीशन की, डुप्लीकेशन की, इन्वर्जन की या ट्रांसलोकेशन की हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर वो बहुत छोटे लेवल के ऊपर है, यानी एक जीन और जीन के अंदर से भी बहुत माइनर लेवल पे जाके एक बेस के लेवल के ऊपर चेंज हुई है DNA में, तो वो पॉइंट म्यूटेशंस होंगी। लेकिन ये बड़ी बड़ी चेंजेस जो कि क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर हैं, दीज आर कॉल्ड मेजर या मैक्रोमोलिकुलर चेंजेस। अब सबसे हम देख लेते हैं पहले ट्रांसलोकेशंस को। दे इन्वॉल्व ट्रांसफर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड मे टेक अ नंबर ऑफ फॉर्म्स। अब ये जो हमारे पास जैसे एग्जांपल है कि दो बिल्कुल ही डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, सपोज कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 आप ले लें और ये नंबर 3 ले लें, दोनों का आपस में कोई मैच नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर का भी कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन अगर वो अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसको हम ट्रांसलोकेशन का नाम दे रहे हैं। The most common form involves a single break in the two chromosomes and exchange of the broken pieces. Because translocations involve shifting, not deleting or addition of the molecules, they may not be too serious for the individual. यानी क्योंकि वही बात है कि यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है ही, वो सारे जीन्स तो मौजूद हैं, कहीं वो डिलीट नहीं हुए या एडिशन कहीं नहीं हुआ, तो इसलिए एक्सप्रेस वो वहाँ पे भी कर लेंगे, इसमें एक्सप्रेशन में कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। The translocations can however cause the chromosome defects when gametes form, duplications और deletions। यानी इनमें वक्ती तौर पर तो अगर फ़र्ज़ करें उस इंडिविजुअल के अंदर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आगे जाकर उसमें से कोई गैमीट्स बनने हैं इन्हीं क्रोमोसोम्स से, उन्होंने रोल प्ले करना है, तो वहाँ पर इनमें मुश्किल आ सकती हैं। In some instances, translocations are associated with certain phenotypic abnormalities. A form of Down syndrome called the translocation Down results from the bottom third of the chromosome number 21 being translocated to another chromosome, most often chromosome number 14। यानी इसमें हम एक एग्जांपल ये ले रहे हैं कि अमूमन तो ये इतनी लिथल नहीं होती हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम की ही एक एग्जांपल हम लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 21 का एक पार्ट जो है वो टूट जाता है और वो क्रोमोसोम नंबर 14 के साथ अपना एक्सचेंज कर लेता है। The gamete could end up with both the normal chromosome number 21 and a portion of chromosome number 21 being carried on the chromosome number 14।
यानी जब उसके गैमीट्स बनेंगे उस इंडिविजुअल से आगे तो बाकी तो सारा कुछ नॉर्मल होगा, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ भी 21 क्रोमोसोम जो एक पार्टनर जो उसका सेफ मौजूद था होमोलोगस पेयर में से, उसकी तो कॉपी नॉर्मल जनरेट हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि क्रोमोसोम 14 के साथ जिसका अपना उसने एक टुकड़ा जोड़ दिया है, क्रोमोसोम 14 का अपना तो मुकम्मल ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, साथ रेप्लिकेशन होगी, साथ में क्रोमोसोम नंबर 21 का जो टुकड़ा उसके साथ लगा था वो भी एक इजाफी कॉपी वहाँ पे जनरेट कर देगा। When fertilization occurs, the zygote contains 3 copies of the sum of the genes carried on the chromosome number 21, a translocation that results in the movement of an arm of chromosome number 22 to chromosome number 9, the first chromosome abnormality associated with the form of cancer. एक और एग्जांपल है हमारे पास के क्रोमोसोम नंबर 22 और 9 को इन्वॉल्व करके इनके दरमियान अगर ट्रांसलोकेशन होती है तो वो कैंसरस फॉर्म की डिजीज़ भी कॉज कर सकती है। माइलॉइड ल्यूकीमिया इज़ द मैलिग्नेंसी ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़, यानी अगर इनका ताल्लुक कोई आपस में ट्रांसलोकेशन का बन जाता है क्रोमोसोम नंबर 22 और 9 का, तो इसमें ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर या उसमें बोन मैरो से रेलेवेंट जो है वो ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। इट कॉजेज़ अ प्रोलिफरेशन ऑफ सर्टन वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स की तादाद जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर और वो मैलिग्नेंट हो सकती है। दूसरी सिचुएशन हमारे पास है इन्वर्जन की। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि एक जो नॉर्मल सीक्वेंस में मौजूद था एक सिलसिला जीन्स का, वो उलट हो जाता है और अपनी सेगमेंट को वो जो है तरतीब के लिहाज से चेंज कर लेता है। इन्वर्जन इन्वॉल्व 2 ब्रेक्स इन अ क्रोमोसोम फॉलोड बाय द ब्रोकन एंड रिजॉइनिंग विद द सेंट्रल सेगमेंट फ्लिप फ्लॉप्ड। ये फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है कि ये उल्टा होकर दोबारा से जुड़ जाता है उसी जगह पर। द अमाउंट ऑफ DNA इज नॉट चेंज्ड बट द ऑर्डर ऑफ सम जीन्स इज रिवर्स्ड। यूजुअली द फेनोटिपिक इफेक्ट्स आर नॉट सीरियस। उसके बाद आता है डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या है कि एक जीन जहाँ पहले मौजूद था जब वो आगे गया तो उसकी कॉपी जो गायब हो गई और वहाँ से क्रोमोसोम के अंदर से वो मिसिंग है। दे यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम 2 ब्रेक्स इन द क्रोमोसोम एंड द लॉस ऑफ इंटरवीनिंग क्रोमोसोम सेगमेंट। The effects of deletions increase in severity as the lost sections become larger। यानी अगर ये एक जीन की बजाय ज़्यादा हद तक हो जाता, यानी B, C, D 3 जीन इन्वॉल्व हो जाते, तब ज़्यादा लीथल या तब ज़्यादा नुकसानदेह होता। A human genetic disease called the Cry-Du-Chat syndrome, it results from the loss of part of chromosome number 5। इसमें यह है कि एक एग्जांपल हमारे सामने है कि क्रोमोसोम नंबर 5 में से अगर उसका पार्ट डिलीट हो जाता है तो उसमें क्राई-डू-चैट सिंड्रोम की सिचुएशन आ जाती है इंसानों के अंदर। सिम्टम्स इंक्लूड अ वेरी स्मॉल हेड, वाइड सेट आइज, मेंटल रिटार्डेशन एंड अ कैट लाइक क्राई। यानी वो इंसान जिनके अंदर से क्रोमोसोम 5 का पार्ट ख़त्म हो जाए या डिलीट हो जाए, उसके अंदर जो है वो क्राई-डू-चैट यानी जैसे बिल्ली के कराहने की, उसके रोने की आवाज़ होती है, उस जैसी उनकी आवाज़ होती है। जहन सही तरह से मैच्योर नहीं होता उनका, उनके जो सर हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इस तरह की मैलफॉर्मेशंस उनके अंदर आ जाती हैं। आखिरी हमारे पास है डुप्लीकेशन, यानी एक जीन की जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो जनरेट हो जाती हैं। डुप्लीकेशंस अकर व्हेन द पोर्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स आर present in multiple copies. Duplications are difficult to detect in humans, although they probably exist. They are known in many experimental organisms. The effect of duplication are probably less severe than for deletions। यानी क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जीन जो है वो मौजूद तो है, उसकी बल्कि इजाफी कॉपीज़ आ गई हैं, तो यहाँ पे भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब है इजाफी ही एक्सप्रेशन उसका हो रहा है। In fact, duplicated regions or chromosomes are believed to have had important evolutionary consequences because the duplicated genes are extra copies. They are not required for expression of the phenotype. Mutations of duplicated genes may be tolerated and may even be beneficial। यानी हो सकता है कि ये कुछ अच्छे प्रोटीन्स के लिए जो है वो ट्रांसक्रिप्ट करता हो, तो इसका मतलब है आपके पास डबल कॉपीज़ उन प्रोटीन्स की आ जाएंगी, हो सकता है वो फ़ायदेमंद भी हो जाए उनका प्रोडक्शन करना। थैंक यू।